नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जो हमारी पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। उसका चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं और उसमें भू संसाधन तथा कृषि की बात करते हुए हम कृषि के प्रकारों की और कृषि में जो किस किस प्रकार की कौन कौन सी फसलें जो होती है और किस फसल को कितना तापमान चाहिए, किस फसल को कितना जो है वर्षा जो है वो चाहिए, किस फसल को कौन सी मिट्टी चाहिए, ये सारी बातें जो है जलवायु से संबंधित बातें और मिट्टी से संबंधित बातें, फसलों को जो जो चाहिए वो सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सारी फसलों की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक या दो फसलें ऐसी है जो महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखते हैं वो कौन सी फसलें हैं जिनका जिक्र आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारतीय कृषि की जो ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद, 3 ऋतु के बारे में हम पढ़ा करते हैं। सबसे पहले आज उन्हीं को हम समझने वाले हैं और उन पे बेसिक चर्चा करते हुए आपको याद करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत आसानी से अभी थोड़ी देर में याद होने वाली है। उसके बाद हम प्रमुख फसलें चावल और गेहूं की बात करेंगे। एक बच्ची का कमेंट आया था और कमेंट ये था कि सर आपने जो जनसंख्या घनत्व बताया है वो जब हमने हमारे स्कूल में लिखा तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने जब कॉपी चेक की तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से लिख के आए हो। तो जो जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा है वही हमने यहाँ करवाई है। और अगर फिर भी किसी को ऐसे किसी टीचर को ये बात समझ में नहीं आ रही है या फिर उनको लगता है कि ये कुछ अलग है और हमारी अलग है, तो आप खुद गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल पे सर्च करके वहाँ से देखिए, अपनी वाली अगर वहाँ से मिल रही है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और अपनी वाली वहाँ से नहीं मिल रही है, मेलजोल नहीं खा रही है और आपके शिक्षक से मेरी वाली जो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, तो फिर आपके शिक्षक वाली को आप सही मानिएगा। बिल्कुल समझे मेरी बात को। फिर भी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिख के आएँ, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है जिस शब्दों के अंदर हम चीज़ को पिरोकर आप तक पहुँचाते हैं वो 100% अगले शिक्षक को इम्प्रेस करेगी। जो टीचर चेक करेगा उसको इम्प्रेस करेगी। तो आप अच्छे से कंटेंट जो है आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। फिर भी अगर डाउट है आपके शिक्षक को तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अभी तक जब तक आपका हाइपरली होता है तो उन वाली परिभाषा को लिख दीजिए, लेकिन बोर्ड में जो है मेरा यही कहना रहेगा कि आप वही लिख के आए जो मैंने कराया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आज हम प्रमुख फसलों में चावल और गेहूं को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पहले चावल की बात करेंगे हम और फिर गेहूं की बात करेंगे। चावल कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी कई किस्में यानी वेराइटीज होती है, अमन, ओस, बोरो के नाम से, उनको भी हम देखेंगे और गेहूं की भी बात हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार लेक्चर को और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये पहली स्लाइड सिर्फ आपके लिए। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। पल के खोल के स्वागत कीजिए इस पहली स्लाइड का और इसको समझते हैं बड़े ही मज़ेदार तरीके से। क्या कह रही है पहली स्लाइड? पहली स्लाइड कह रही है कि कृषि ऋतु और दूसरी कह रही है प्रमुख फसलें। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। भारत में जो फसल होती है उसको 3 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में। एक तो वो फसल जो वास्तव में उस प्रकार से सूखे क्षेत्रों में होती है, एक बिल्कुल हरे भरे क्षेत्रों में होती है, तो उनको उसी हिसाब से बांट दिया जाता है। अधिकतर किताबों में जो है फसल जो होती है या तो खरीफ होगी या रबी होगी, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो चावल होता है वो रबी भी होता है और खरीफ भी होता है और जायद भी होता है। तो वो कैसे होता है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है। पूछा ये नहीं जाता कि ये क्या होती है, पूछा ये जाता है कि इसमें कौन कौन सी आती है। तो मैंने इसको याद करने के लिए खुद के लिए एक ट्रिक बनाई थी जो आज आप लोगों के बच्चों के काम आ रही है। तो वो ट्रिक है कि गरीब व्यक्ति जो होता है, कौन व्यक्ति? गरीब जो व्यक्ति होता है, गरीब जो व्यक्ति होता है कौन होता है भाई? गरीब व्यक्ति जो होता है वो बेचारा बाजरा जो होता है वो सबसे सस्ता होता है, तो गरीब बाजरा खाता है। गरीब से याद हो जाता है खरीफ। गरीब से क्या याद हो जाता है? खरीफ। यानी कि गरीब खरीफ की फसल खाता है। गरीब कौन सी फसल खाता है? खरीफ की। बाजरा एक बेसिक जो है फसल है,
30 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसको, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? मरुस्थल के क्षेत्र में। 30 से 50 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में हो जाती है। तो ये मरुस्थल यानी मरी हुई मिट्टी जहाँ होती है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग है, वहाँ ये देखने को मिलती है बाजरा। तो गरीब जो व्यक्ति होता है वो बाजरा खाता है, काफ़ी सस्ता आता है, 700-800 रुपये का क्विंटल आ जाता है। गेहूँ उससे थोड़ा महंगा आता है। तो याद कराने के लिए, गरीब की फसल खरीफ की फसल है और गरीब की फसल है बाजरा, यानी कि खरीफ की फसल के अंदर बाजरे के साथ जितनी भी फसलें आती है वो सब आ जाती है। अब बाजरा जो होता है उसके साथ मूंग भी आता है। बाजरे के साथ कौन आता है? मूंग आ जाता है आपका। ठीक है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन कलर इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई साहब। ठीक है, या कौन सा कलर ले? ब्लैक ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ जो है मूंग की जो फसल है वो भी इसके अंदर आ जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं। चंवला एक फसल हुआ करती है। कौन सी फसल हुआ करती है? चंवला एक फसल हुआ करती है, वो भी इसी के अंदर आ जाती है। मार्कर चेंज करते हैं। चंवला एक फसल होती है, चंवला, ये भी इसके अंदर आती है। इसके अलावा इस बाजरे के साथ और अगर फसलों की बात करें तो एक गंवार फसल होती है। जवार तो यहाँ लिख रखा है, एक गंवार की फसल होती है, वो भी इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? गंवार, मूंग, चंवला, इसके अलावा मोठ हो सकती है, मोहट। तो ये जो फसलें हैं गंवार, मूंग, चंवला, मोहट, इसके अलावा चावल जो है उत्तरी भारत में, सिर्फ कहाँ? उत्तरी भारत में चावल भी इसमें आता है, कपास भी इसमें आता है, बाजरा भी इसमें आता है, मक्का भी इसमें आता है, जवार भी इसमें आता है, अरहर जिसे हम तुअर कहते हैं वो भी इसमें आता है। अरहर जिसे हम तुअर कहते हैं, इसे हम लाल चना भी कहा करते हैं। तो जो अरहर होती है वो भी इसमें आती है। तो खरीफ की फसल के अंदर ये फसलें आती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की जो फसल होती है वो मोस्टली जो है जून से सितंबर में बोई जाती है, यानी यही समय है। कौन सा समय? ये। आप उत्तरी भारत की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम उत्तरी भारत की अगर बात करें तो ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है इस प्रकार से, और ये जो उत्तरी पूरा नहीं, इस प्रकार से जो ये क्षेत्र है भारत का, ये वाला, ये भारत का उत्तरी भाग कहलाता है। ये उत्तरी मैदान है, यहाँ पे क्या है? उत्तरी मैदान। ठीक है, ये तो भारत का उत्तरी भाग है। और भारत के अगर निचले हिस्से की बात करें, जो भारत का दक्षिणीय भाग है, इसमें जो फसलें होगी यहाँ पे इस प्रकार से, वो जो फसलें होगी वो दक्षिण में, ये दक्षिणी भाग है भारत का और ये उत्तरी भाग है। तो ये दक्षिण क्षेत्र है भारत का, दक्षिणी क्षेत्र। इस दक्षिण में जो फसलें होगी वो तो मैंने इस तरफ दिखाया आपको, और जो उत्तरी भारत में जो फसलें होगी वो मैंने आपको इस तरफ दिखाया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो फसलें मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये तो हमारे इस भारत की है, और यहाँ जो फसलें दिखाने वाला हूँ वो हमारे इस प्रायद्वीपीय भारत की है। भारत को हम जब भी पढ़ते हैं 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 5 भागों में भारत का डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो भारत होता है उसको हम कहते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय यानी कि हिमालय वगैरह उत्तर में आ जाते हैं भारत से। उससे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, हमारा जो है यूपी है, बिहार है, ये जब 7 सिस्टर की तरफ थोड़ा थोड़ा हम चलते हैं, उस क्षेत्र को हम थोड़ा सा नीचे वाले क्षेत्र को, सेकंड स्टेप जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं उत्तर के मैदान। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये बीच का जो क्षेत्र त्रिभुज नुमा जो बना हुआ है, इसके बीच बीच का जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, तो इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इसके बाद जो ये क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम तटों के नाम से जानते हैं, तो ये तटीय क्षेत्र है। और यहाँ भारत में इस जगह और इस जगह द्वीप है, तो वो द्वीपों वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? द्वीप वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप है जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है द्वीपों का समूह है, जैसे इधर 36 द्वीप है और उधर 572 द्वीप लगभग है। तो ये पूरा भारत का 5वां डिवाइडेशन है। यानी पहले हम कर रहे थे पर्वतीय क्षेत्र की बात, 2 नंबर पर हम उत्तरी मैदानों की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र आ जाता है, और चौथे नंबर पर हमारा तटीय क्षेत्र आ जाता है, और 5 नंबर पर द्वीप आ जाते हैं। 5 नंबर पर कौन आ जाते हैं? द्वीप। तो यहाँ जो फसलें आज हम पढ़ रहे हैं
वो फसलें, एक तो वो है जो उत्तर यानी ऊपर के आधे भारत में होती है, एक वो जो कि नीचे के आधे भारत में होती है। तो ऊपर के और नीचे के मतलब उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नक्शे में नीचे होता है। तो इस प्रकार से फसलों को हम पढ़ रहे हैं और दो नाम उन्हें मोस्टली दे रहे हैं। ये जायद तो आपके तरबूज खरबूज वो सब आ जाते हैं इसमें, इसको हम देखेंगे। तो खरीफ की जो फसल होती है वो अभी बोई जाती है, आप ये याद रखें, इसका मतलब गर्मियों में बोई जाती है, चाहे यहाँ बोया जा रहा है चाहे यहाँ बोया जा रहा है। तो यहाँ बो चाहे कहीं भी बो, खरीफ की जो फसल होगी वो जून से सितंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून अभी गया है कुछ समय पहले, जुलाई जो है अभी चल रहा है, और सितंबर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर यानी 4 महीने का इसका समय होता है। तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में इसे काटा जाता है। तो देखो, अगर अपन इसको पूरा पढ़े तो जून सितंबर बोलेंगे, लेकिन इसका बोने का समय क्या है? जून से जुलाई, और काटने का सितंबर से थोड़ा सा आधा अक्टूबर आगे की तरफ चला जाता है। तो सितंबर अक्टूबर लगभग 15 अक्टूबर तक ये कट के कंप्लीट हो जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? चावल, कपास, बाजरा, अरहर, तूर, दालें वगैरह सारी। जैसे ये मूंग भी एक दाल है, मोट भी एक दाल है, चमला भी एक दाल है और अरहर भी एक दाल है। तो ये सब इसके अंदर आ जाया करते हैं। मोस्टली दालें इसी के अंदर आती है खरीफ की फसल में, लेकिन रबी की फसल के अंदर एक चना जो दाल है वो रबी के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? रबी बहुत अमीर लड़का है, इसलिए वो गेहूं की रोटी खाता है। गरीब बाजरा खाने वाला खरीफ की फसल में आ रहा था, बाजरा और उसके साथ वाली फसलें गरीब व्यक्ति खाता है, इसलिए वो खरीफ में आ रहा था। रबी बड़ा अमीर व्यक्ति है, इसलिए गेहूं की रोटी खाता है। किसकी रोटी खाता है? गेहूं की रोटी खाता है। और जो है सुबह सुबह चना खाता है और तुरई की सब्जी खाता है, सरसों के ऑयल में फ्राई करके खाता है, और जौ के जो दाने होते हैं उसकी खीर बना के खाता है, जो बहुत पौष्टिक होती है। आपको ऐसे ही याद रखना है कि रबी की फसल में हम सिर्फ उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। अभी कहां की बात कर रहे हैं? उत्तरी भारत की बात। कतई टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं आपको। खरीफ की फसल जो होती है उसका टाइम पीरियड क्या है? जून से लेकर जो है लास्ट सितंबर तक है, लेकिन काटने का कभी कभी 15 अक्टूबर तक हो जाता है। बोने का समय जून और जुलाई है, इसलिए मैंने सिर्फ जून और सितंबर लिखा है, बुक में भी सिर्फ यही लिखा है। ठीक है। रबी की फसल की अगर बात करें तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से जैसे ये खत्म हुई, सितंबर खत्म हुआ, 15 अक्टूबर आया, 15 अक्टूबर से इसको बोना शुरू कर देते हैं। मार्च और 15 अप्रैल तक इसको काट लेते हैं। 15 अप्रैल से ये शुरू हो जाती है, 15 अप्रैल से लगभग 15 जुलाई तक जो है ये चलती है, और 15 जुलाई जून से लेकर ये शुरू हो जाती है। तो मैं 15 दिन एक्स्ट्रा इधर उधर चल रहे हैं ना, तो इसका लोड नहीं लेना है। जैसे कि ये 15 जुलाई से शुरू हो गई तो 15 अक्टूबर तक काट ली, 15 अक्टूबर के आसपास तक। ये 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक जा रही है। 15 दिन आपको इधर उधर लेना है, क्योंकि काटा जाता है फसल को तो कभी कभी आगे की ओर चला जाया करता है थोड़ा समय, फिर भी आपको डाउट ना हो, इसलिए जून सितंबर इसका समय है। रबी की फसल का समय अक्टूबर से मार्च है। क्या है? अक्टूबर से मार्च। और जायद की फसल का समय अप्रैल से जून है। अब आप कहेंगे सर रबी की फसल आ गई, हमें याद होगी कि इसमें गेहूं है, चना है, तोरई है और सरसों है और जो है सब कुछ हमें समझ में आ गया। ये जायद की फसल क्या है? वो फसल जो अपना विकास कभी कर ही नहीं पाई। अधिकतर इसमें वो फसलें आती है जो कदमों में ही दम तोड़ देती है। जैसे बाजरी की जो सिट्टी होती है, सिट्टा लगा करता है बड़ा सा डंटल, जिसके अंदर बाजरी पिरोई हुई रहती है। तो बाजरी का जो डंटल होता है या बाजरा जो होता है उसका जो डंटल होता है, उसके मुकाबले तो तरबूज और खरबूज तो बाजरे की जड़ों में है। यानी कि बाजरा जो है उसी समय बोया जाता है लगभग। इसको देखो, अप्रैल जून का समय आ रहा है, इसी समय होती है ये। बाजरा जब आसमान को छूने की ओर बढ़ता है, छूता नहीं है आसमान को। आप सोचो यार बाजरा टच करके आता है क्या, लेकिन बाजरा मेरे सिर से ही ऊपर होता है, इतना बड़ा ऊपर जाता है। और बाजरे के साथ वाली सारी इसमें आ रही है। तो ये जो फसलें हैं जायद वाली, ये तरबूज खरबूज वो सब है। जब बाजरा ऊपर चढ़ चुका है, जब बाजरा काफी ऊपर जा चुका है, तब ये लगना शुरू होती है, इसकी बेल हुआ करती है। तो ये वो सारे तरबूज खरबूज, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर वो फसलें आती है सारी तरबूज खरबूज वाली, जो खीरा ककड़ी जो होती है सलाद के रूप में जो काम में ली जाती है, यानी बच्ची कुची सब इसके अंदर आ जाती है। पक्का जायद समझ में आ गया? जायद के अंदर छोटी फसलें आती है, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी, ये सब कुछ जो होती है। तो यहाँ सब
सब्जियों को भी हम साथ में ले सकते हैं। इसमें छोटे वन भी आ जाते हैं, सब्जियां जो है वो आ जाती है, फल आ जाते हैं। अब तरबूज खरबूज फल ही तो है, चारा और फसलें आ जाती है। अब देखो आप अप्रैल जून में काट रहे हो इस फसल को, आप अप्रैल और जून में जब इसको काट रहे हो तो पीछे चारा ही तो बचता है। बात को समझना, जब बाजरे की खेती कर रखी है, मूंग की खेती कर रखी है, मोट की कर रखी है, अरहर की कर रखी है, मक्के की कर रखी है, चावल की कर रखी है, ये जब फसल कर रखी है आपने, और ये फसल करने के बाद हम देखते हैं इसको हम काट कब रहे हैं, जो रबी वाली है तो मार्च में काट रहे हैं, इसको हम सितंबर में काट रहे हैं। तो ये रबी वाली फसल मान लो हम काट रहे हैं तो मार्च में इसे काट रहे हैं, तो इसके बाद जो बचा कुचा चारा जो होता है, बचा कुचा जो भूसा जो होता है, चारा जो होता है, वो ही जायद में माना जाता है। तो चारा भी आ गया, जो फल फूल थे वो भी आ गए, सब्जियां भी आ गई, वनस्पति भी आ गई, यानी बचा कुचा सब किस में आया, जायद में। अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? पक्का आ गया। रवि अमीर है, गेहूं की रोटी खाता है, और खरीब गरीब बाजरा खाता है, और जायज में तरबूज खरबूज आते हैं। समय की बात करें तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जून से शुरू करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने इसको दे दिया हमने। फिर सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के आसपास दे दिए, और अप्रैल मई जून इसको दे दो। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस से याद करना है। क्या करना है? सीक्वेंस से। ये तो हुई उत्तरी भारत में। अब देखो ध्यान से समझना, अगर खरीफ की फसल में उत्तरी भारत में चावल हो रहे हैं, ध्यान से समझो, अगर खरीफ की फसल में उत्तरी भारत में चावल हो रहे हैं तो खरीफ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अलग तरह से बताता हूं, अरहर की दाल अगर उत्तरी भारत में है तो इसका मतलब खरीफ की फसल है। अगर चने की फसल उत्तरी भारत में हो रही है, इसका मतलब रबी की फसल है। अब देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए यहां आ गया मैं। अगर चावल की फसल दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत दोनों में हो रही है, कहीं भी हो जाए तो किसकी है? खरीफ की है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो रबी की नहीं है, क्योंकि चावल खरीफ और रबी में सिर्फ दक्षिणी भारत में ही हो सकते हैं। ये देखो चावल यहां भी हो रहे हैं, ये देखो चावल यहां भी हो रहे हैं, ये देखो चावल यहां भी हो रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या रबी की फसल में, क्या रबी की फसल में उत्तरी भारत में चावल होते हैं? क्या? कतई ही नहीं होते हैं। क्या जायद की फसल में उत्तरी भारत में चावल होते हैं? क्या? कभी भी नहीं होते हैं। तो चावल कहां होते हैं और किस फसल का रूप है? चावल खरीफ की फसल है सिर्फ उत्तरी भारत के लिए। किसके लिए? उत्तरी भारत के लिए। लेकिन खरीफ की फसल चावल दक्षिणी भारत के लिए तीनों रूपों में देखी जाती है। खरीफ रबी और जायद तीनों ही रूप में जो चावल है वो दक्षिणी राज्यों में होता है। सर समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल समझो इस बात को। चावल जो होता है वो खरीफ भी है, रबी भी है और जायद भी है। कहां? सिर्फ दक्षिण के राज्यों के लिए। लेकिन उत्तर के राज्य, जो उत्तरी भारत के ये राज्य है, इसमें चावल सिर्फ और सिर्फ खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। अब समझ में आ गया? तो फिर बताओ, मक्का जो है अगर दक्षिणी भारत में हो रहा है तो वो रबी और खरीफ, रबी और खरीफ, मक्का और मक्का दोनों है। लेकिन यहां मक्का आप देखो किस में आ रहा है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जो मक्का आ रहा है आपका, मुझे तो नजर नहीं आया, क्या आपको नजर आ रहा है? इसका मतलब क्या होता नहीं है? ये रहा साहब, बिल्कुल मक्का ये रहा। ठीक है, इसका मतलब उत्तरी भारत में मक्का जो है सिर्फ खरीफ की फसल है, जबकि बाकी के अंदर कतई ही खरीफ की फसल नहीं है। टोटल फसल हो सकती है लेकिन जायद नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जायद। अब कैसे याद करें? मूंगफली, मूंगफली दक्षिणी भारत में, देखो कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनना है। मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, लेकिन आप पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। दक्षिणी राज्यों में, किसमें? दक्षिणी राज्यों में अगर मूंगफली हो रही है तो वो खरीफ भी है और रबी भी है। लेकिन उत्तरी भारत में मूंगफली हो रही है, इसका मतलब वो किसमें है? वो जो मूंगफली है इसमें नजर नहीं आ रही है। किसमें नजर नहीं आ रही है? इसमें नजर नहीं आ रही है। तो इस क्षेत्र में जो है उसे खरीफ वाले क्षेत्र में डाल देते हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मैं खरीफ रबी और जायद समझाना चाह रहा हूं। खरीफ रबी जायद की बात करें तो समय याद होना चाहिए। उत्तरी भारत में कौन सी फसलें होती है और दक्षिणी भारत में कौन सी फसलें होती है। यहां उत्तरी भारत राज्य लिखा हुआ है, यानी उत्तर भारत के राज्य। यहां दक्षिणी राज्य लिखा हुआ मतलब दक्षिणी राज्य। ये तो बात समझ में आ रही है अपन को। दक्षिण में
प्रायद्वीपीय पठार तट और उत्तरी मैदान का आधा भाग आ जाता है, जबकि प्रॉपर उत्तरी मैदान का लगभग 70% भाग और पर्वतीय क्षेत्रों का निचला हिस्सा शिवालिक पहाड़ियों से जो शुरू हो रहा है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो सब्जियां चारा फसलें यहां भी और यहां भी, लेकिन कंफ्यूज आपको कौन करेगा तो मैं बता देता हूं, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा चावल। तो आप याद रखें कि दक्षिणी राज्यों में तो हर प्रकार की फसल में होता है, रबी हो चाहे खरीफ हो चाहे जायद हो। दूसरा आपको कंफ्यूज करेगा मूंगफली। कौन करेगा? मूंगफली। इसको आप पक्का याद रखें। ये देखो मूंगफली इन दोनों में हो रही है दक्षिण राज्यों में। दक्षिण राज्य कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपन को लर्निंग शहर के बच्चों को कतई ही कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम एक एक चीज को बाहर निकाल रहे हैं। चावल कंफ्यूज कर रहा है, पकड़ के यहां लेके आए इसको। मूंगफली कर रही है, इसको यहां लेके आए। और कौन था जो कंफ्यूज कर रहा था? एक और था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ भाई साहब, ये रहा मक्का। ये कौन? मक्का। ठीक है, ये कंफ्यूज कर रहा था। और इसके बाद अगर कोई कंफ्यूज कर रहा था हमें, तो एक छोटी सी चीज थी। कौन सी छोटी सी चीज? कौन सी थी भाई? कोई तो थी जो परेशान कर रही थी। ठीक है ना, मूंगफली को देख लिया, रागी को देख लिया। हाँ, एक जो जायद है वो सेम है। क्या है भाई? सेम रूप से होती है दोनों जगह, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता। लेकिन चावल जो है वो अकेला ही है जो तीनों में घुसा हुआ है दक्षिणी राज्यों में, जबकि यहां इसको नहीं घुसने दिया। तो यहां आप ये तीनों को अच्छे से देख लेना, फिर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और इनका तो समय तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर एक ही फसल सारे फसलों में कैसे हो सकती है? यानी चावल को कभी भी बो दो आप, यहाँ दक्षिणी राज्यों में चावल हो जाएगा। इसलिए वो लोग ज्यादा चावल खाते हैं, इसीलिए वो लोग चावल ज्यादा खाते हैं। अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे हम चावल को कि ज्यादा कहां होता है, तो आप देखेंगे कि अब एक चीज और निकल के आ रही है ज्यादा। अब चावल तीनों रूपों में हो रहा है, रबी खरीफ और जायद में। इसका मतलब चावल यहीं हो रहा है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि मैं कह रहा हूं कि जायद में तो वो फसलें आती है जो नीचे ही दम तोड़ती थी। तो ये अपवाद है भाई, कुछ अपवाद होते हैं, है ना। कुछ पौधे छोटे हो जाया करते हैं, कुछ बड़े हो जाया करते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो ये अपवाद रूप में। बाकी देखो आप सब्जियां चारा, फल, वनस्पति, ये सब आ रही। आपको कहीं भी इसमें फल दिखाई दे रहा है? इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब्जियां दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तरबूज खरबूज इनमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो ये एक चावल ही तो कंफ्यूज पैदा कर रहा है, इसको पकड़ लो। ठीक है ना। अब इसको और ज्यादा समझाने की जरूरत है क्या? हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए आप। हाँ, भारत की प्रमुख फसलों में आज हम क्या करते हैं? चावल ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चावल ही बना लेते हैं। अब चावल को अगर हम देखें, चावल उष्णाद्र जलवायु की फसल है। उष्णाद्र का क्या मतलब है लाडले? क्या पढ़ रहे हैं हम? ये व्हाइट वाले बासमती चावल। कौन से चावल? बासमती। कितने चावल होते हैं? अमन चावल होते हैं। कौन से चावल होते हैं? अमन चावल होते हैं। ओस चावल होते हैं, है ना। और बोरो चावल होते हैं, बोरो। ये चावल की 3 किस्में हैं। ये क्या बताइए मैंने आपको? चावल की 3 किस्में हैं। देखो, याद कराने का एक ट्रिक बताता हूं आपको। बोरो याद होगी? कैसे याद होगी? अभी नहीं हुई सर। देखो, किसान जो होता है ना, वो कभी भी अमन और चैन से नहीं बैठता। कैसे नहीं बैठता? क्योंकि जैसे ही वो देखता है, कभी कभी मॉर्निंग में ओस आ जाया करता है। आप कहेंगे ओस क्या है? कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो घास के ऊपर देखते छोटी छोटी बूंदें होती है, उसको ओस कहते हैं। तो किसान जो है अमन और चैन से नहीं सोता है। वो सुबह देखता है कि ओस आ गया, तो वो तुरंत बोरी, जानते हो, जूट से बनी हुई रहती है बोरी, यानी कट्टा। कट्टा मतलब बहुत बड़ा थैला, ऐसे समझ जाते होंगे। अलग अलग जगह थोड़ी अलग लैंग्वेज चलती है। हम उसे बोरी कहते हैं, कुछ लोग उसे कट्टा कहते हैं। अशोक देवासी बोलेगा सर बोरी जानता हूँ। राधा मंडल बोलेगी जानता हूँ। एक बच्चा हमारा आसाम से भी जुड़ा हुआ है, वो कहेगा सर यार ये क्या होती है बोरी? बोरी बहुत बड़ा थैला, है ना, बहुत बड़ा बैग, जिसके अंदर किसान क्या करता है? चावल को डाल लेता है। याद कराने के लिए कह रहा हूं, अमन से किसान नहीं सोता है, क्योंकि सुबह ओस आ जाती है, इसलिए बोरा उठाता है, थैला उठाता है और उसके अंदर चावल भर देता है। तीनों यूं याद हो जाती है। अमन से किसान नहीं बैठता है, बोरा उठाता है और ओस आने से पहले चावल को भर देता है। भाई साहब, चावल याद हो गए। चावल की 3 किस्में याद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ये कहाँ हो जाती है, इसको और डिटेल से पढ़ने वाले। इतने राजी मत हो, इतने खुश मत हो। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु है। उष्ण का मतलब गर्म है साहब। उष्ण का मतलब गर्म है, प्लस आर्द्र मतलब ठंडा। आर्द्र मतलब ठंडा। तो गर्म और ठंडे दोनों प्रदेशों में चावल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चावल की जलवायु कौन सी? मैं सारी फसलें आपको जब पढ़ाऊंगा
तो यूं ही खड़ा खड़ा रिवाइज कराऊंगा, लेकिन साथ में हम रिवाइज करते जाएंगे। चावल की फसल उष्ण आर्द्र, चावल की फसल उष्ण आर्द्र, चावल की फसल उष्ण आर्द्र। इसकी अच्छी उपज के लिए 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी इसको क्या अच्छी उपज यानी अच्छी फसल हो चावल की, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए, जब जाके ये अच्छा हो पाता है, नहीं तो अच्छी क्वालिटी का चावल पैदा नहीं होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं हम? उष्ण आर्द्र। क्या कह रहे हैं? उष्ण आर्द्र। ठीक है, उसके बाद कितना तापमान इसके लिए? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, उसके लिए 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इसके लिए कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। इसको कितनी चाहिए भाई? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता इसको होती है, नहीं तो चावल नहीं होता है। बाजरा को देखो बेचारा 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक भी हो जाता है, यानी इसको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। साउथ में तो यही है, खाते हैं। इसलिए आप देखो साउथ में जायद की भी यही है, साउथ में रवि की भी यही है, साउथ के अंदर आप जाएंगे तो खरीफ की भी यही है, गरीब भी यही खाता, अमीर भी यही खाता, सब कुछ यही खाते हैं साउथ वाले लोग। ठीक है ना, कोई साउथ का जुड़ा हो तो बताना ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ताकि हमारे इस नॉर्थ वालों को पता चल जाए कि वास्तव में वहाँ चावल ही चावल खाते हैं ना। बोर हो जाते हैं अगर इधर वाले वहाँ जाते हैं तो। ठीक है ना। हाँ, तो तापमान की आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर और भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। देखो चावल उष्ण आर्द्र, चावल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, चावल 25 सेल्सियस तापमान। समझ गए? ठीक है। कुल कृषित भूमि का 1/4 यानी 1/4 भाग किसका है भाई? सिर्फ और सिर्फ चावल का। यानी अगर 100 बीघा जमीन है किसी के पास, तो यहां पर जो है 25 बीघा जो जमीन है वो सारी की सारी किसकी है? चावल की। सो इसको मैं प्रतिशत कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? प्रतिशत। चावल की खेती की जाती है कुल कृषित भूमि पर। यानी भारत में जितनी कृषि की जा रही है, कृषित क्षेत्र का मतलब क्या है? भारत में जो टोटल कृषि की जा रही है उसका 25% चावल है, बाकी 75 में आप कुछ भी कर लो, 25% में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ चावल। ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है भाई साहब। कितना? 42%। बताओ 25 क्या? सेल्सियस तापमान, 100 क्या? सेंटीमीटर वर्षा, सेंटीमीटर वर्षा। जलवायु कौन सी? उष्ण आर्द्र हम जानते हैं सर, उष्ण और आर्द्र। ठीक है। और क्या? लगभग 25% पूरे भारत में, पूरे कृषित क्षेत्र में क्या बोया जाता है? चावल। और तो और पूरे खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है भारत में 42% सिर्फ और सिर्फ चावल का। 42% चावल पैदा होते हैं यहाँ पूरे उत्पादन में। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक बातों को? ठीक है। मौसम के आधार पर भारत में चावल की 3 किस्में पाई जाती है। अमन से किसान नहीं बैठा था क्योंकि ओस आ गया था, इसलिए उसने फसल को, चावल को बोरे में भर दिया, इसलिए इसकी ये 3 किस्में हो जाती है। यह आपकी यहाँ अमन दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे आपकी ओस दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मुझे बोरो दिखाई दे रही है। ओस जो है वो कुंवारी है। कैसी है भाई? शादी नहीं हुई, लिंगानुपात घट गए यहाँ पे ना, यानी इसका नाम है क्या है? कुंवारी, ओस। ठीक है। हाँ, शीतकालीन को हम अमन या अगहनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहनी। अब हम किस प्रकार से पढ़ रहे समझिएगा। मौसम के आधार पर चावल की 3 किस्में होती है। अगर आप सर्दी के अंदर चावल बोल रहे हो तो उसकी जो किस्म है उसको हम अगहनी या अमन कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्दी में अमन, सर्दी में किसान अमन से नहीं बैठता है ना। और सर्दकालीन थोड़ी सी हल्की कम, सर्दी सर्दकालीन कहलाती है। इसमें कुंवारी और ओस याद रखना है। तो थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो बर्फबारी नहीं होती है, हल्की हल्की ओस गिरा करती है, ऐसे याद रखना है, तो ओस हो ही जाता है। और ग्रीष्मकालीन में तो बोरा हो जाता है। क्या हो जाता है? आदमी बोर हो जाता है गर्मी के अंदर, यार थोड़ी सी देर लाइट नहीं आए तो होता है कि नहीं होता है? तो ग्रीष्मकालीन में बोर हो, यानी कई प्रकार से बॉन्डिंग करके जोड़ जोड़ के मैं आपको ये फसलें जो है
पढ़ाते जा रहा हूं क्योंकि ये ढेर सारी फसलें हम पढ़ने वाले हैं और एक एक को हमें याद भी करना है, इसलिए साथ में याद करते भी जाना है और एक एक चीज से इसको पिरो के रखना है। किसान अमन से नहीं बैठता है क्योंकि सुबह ओस आने वाला है, इसलिए वो बोरी में भरेगा उन चीजों को, ठीक है। शीतकालीन अगर बात चल रही है तो सर्दी में किसान अमन से नहीं बैठता है। हल्की अगर बारिश होती है तो ओस आता है, तो हल्की बारिश नहीं हल्की सर्दी होती है तो ओस आता है, तो सर्द हल्की सर्दी क्या है, सर्द है, तो ओस को हम पढ़ रहे हैं। और गर्मी में तो आदमी बोर हो जाता है तो ग्रीष्मकालीन बोर होती है। तो इस प्रकार बॉन्डिंग करना है, समझे मेरी बात को, ठीक है। मानसून के प्रारंभ में पौधे तैयार किए जाते हैं। जब मानसून आता है उस समय पौधे तैयार कर लिए जाते हैं इस चावल की खेती के, एवं जुलाई अगस्त में इसे रोप दिया जाता है। इसकी कटाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। कुल चावल का 86% इसके अंतर्गत आता है, यानी कि भारत में 42% तो चावल होते ही हैं, लेकिन 42% में भी 42% में जो चावल है उसमें 42 का जो 86% है, यानी सबसे ज्यादा भारत में चावल है। ये तो बात सही है, लेकिन उत्पादन में हम देखेंगे दूसरे तीसरे स्थान पे भी चले जाएंगे हम, कभी कभी दूसरे और तीसरे पे भी चले जाते हैं, उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान आंकड़ों को भी अभी हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के कुल कृषित क्षेत्र के 42% चावल है, और उन 42% में भी सबसे ज्यादा जो चावल होते हैं वो अमन वाले होते हैं। कौन से होते हैं? अमन वाले, जिनको हम अगहनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहनी। तो ये याद रखें। बाकी देखो आप इसको जब हम देखेंगे ये बहुत कम है, और ये इससे भी कम है, ये 1% है, ये लगभग 2% है, तो बाकी चावल कम है, ठीक है। बात समझ गए? ये पहला वाला क्या है, इसको रोप दिया जाता है, मानसून के प्रारंभ में पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, जुलाई अगस्त में रोपा जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। शरदकालीन की बात करें, ओस, इसकी बुआई जो है वो मई जून में, और इसकी कटाई जो है अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम कुंवारी है। कुंवारी किसका? ओस। अगहनी किसका? अमन का, ठीक है। ग्रीष्मकालीन बोरो, इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। यानी गर्मी के जो चावल होते हैं इसकी बुआई जो है वो नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। कुल चावल क्षेत्र का 1% है। कितना है? 1%। कितना है भाई? 1%। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताओ चावल कितने प्रकार के? अरे बहुत छोटी सी बात है, सबको याद है। सर क्यों बता रहे हो बार बार? अगहनी कौन से? अमन को कह रहे थे सर, है ना। कुंवारे कौन से? कुंवारी है, कुंवारा नहीं है ना। कुंवारी कौन से? ओस थे ना। शरदकालीन कौन से थे? ओस थे। शीतकालीन कौन से थे? ऊपर वाले अमन, अगहनी जिसे हम कह रहे थे। और लास्ट में कौन से थे? गरम, बोर हो जाता आदमी, यानी बोरो, ठीक है। पक्का याद हो गए? हाँ, पश्चिम बंगाल एवं असम में चावल की तीनों किस्में होती है। अमन भी होती है, ओस भी होती है, और सब कुछ होता है वहां पे, यानी ये तीनों ही बो दी जाती है वहां पे। अमन भी हो जाएगी वहां पे, आप बो दो, ओस भी हो जाएगी और बोरो भी हो जाएगी, है ना। पश्चिम बंगाल में, ये तो गंगा वाला क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का भी कुछ यहाँ भाग आता है, तो यहाँ पानी है। चावल को अच्छी फसल चाहिए, अच्छा पानी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए। 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए इसको। कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। साथ में याद करना है आपको। चावल की प्रमुख किस्में रत्ना, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया, ठीक है ना। चावल की प्रमुख किस्में जो होती है वो कौन सी होती है? किस्में वादे मुझे अक्सर क्यों याद आ जाते हैं? मुझे आज रत्ना याद करना है। क्या याद करना है? रत्ना। फिर कृष्णा को समझाना है, पद्मा को समझाना है और जमुना को समझाना है। यानी कृष्णा भी पढ़ रही है, जमुना भी पढ़ रही है, पद्मा भी पढ़ रही है और जया भी पढ़ रही है ना। 4 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां। चारों ही चावल खा रही है पढ़ते हुए। क्या खा रही है? यानी चावल की वेराइटीज को देख रहे हैं हम। किसको देख रहे हैं? चावल की वेराइटीज को देख रहे हैं, और उसमें जो वेराइटीज है जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया। याद होती है कि नहीं होती है? बहुत होती है। फिर बच्चा कौन? रत्ना रेवारी, रत्ना राई का, है ना, रत्ना। और फिर IR8 रत्ना, IR8, और फिर आसानी से जमुना, कृष्णा, पद्मा और जया, ठीक है। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतने प्यारे लाडले बच्चे मेरे चुटकियों में याद कर लेते हैं आजकल, है ना। चावल ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी जबान पे याद नहीं हो और जिसकी आज खाने की इच्छा नहीं हो, है ना। चावल खा ही लेना आज, है ना, ताकि याद हो जाए और घर पे बताना। चावल जो है मम्मी आपको पता है इसके लिए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, इसीलिए तो इतना पानी पीता रहता है, सोख जाता है पूरे पानी को।
सोखता है कि नहीं सोखता है? बिल्कुल सोखता है। गन्ना जो होता है ना उसको 120 सेंटीमीटर चाहिए, चावल से भी ज्यादा। गन्ने में भी रस टपकता है, उसको भी पानी ज्यादा चाहिए। तो चावल जो है 100 सेंटीमीटर, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, चावल की ओमन ओस, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन जमुना कृष्ण पद्मा हमने अभी देखा है। कुल चावल का उत्पादन करने वाले राज्य सर्वाधिक घटते क्रम में, ये घटते क्रम में आएंगे। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, ना अमन को छोड़ता है ना ओस को छोड़ता है, और ना और कौन था बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश, फिर आ जाओ पंजाब। मुझे अक्सर लगता था पंजाब में ज्यादा होते हैं, नहीं, पश्चिम बंगाल में ज्यादा होते हैं ना, फिर यूपी, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहां तो तीनों होते हैं, पक्का याद रखना। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और असम, ये भी राज्य हैं जहां चावल होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चावल उत्पादकता किलोग्राम हेक्टेयर की दृष्टि से विभिन्न राज्य सर्वाधिक घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा, देखो फर्क क्या है समझिएगा। यहां चावल जो है सर्वाधिक घटते क्रम में बोए जाते हैं। बोए कहां जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। देखो 3 का एग्जांपल हम ले रहे हैं, बाकी को आपको पढ़ना है, याद करना है। मैं समझाने के लिए 3 को ले रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा बोए जाते हैं, फिर यूपी में ज्यादा बोए जाते हैं, और 3 नंबर पे पंजाब में बोए जाते हैं। सर्वाधिक बोए जाते हैं, उत्पादन भी हो जाता है। लेकिन उत्पादन में देखें तो किलोग्राम जो है 1 बीघा की दृष्टि से बहुत ज्यादा पैदा कर देता है, और वो है कौन? पंजाब, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। जज्बात बदल दिए, अरमान बदल दिए, दिल के पूरे ख्यालात बदल दिए, किसने? चावल ने। बोया कहीं ज्यादा जा रहा है, हो कहीं ज्यादा रहा है। बोया पंजाब में ज्यादा गया था, हुआ नहीं। बोया पश्चिम बंगाल में ज्यादा गया था, लेकिन हुआ पंजाब में ज्यादा। ये चावल है साहब, ये किधर से भी निकल सकता है। ये तो तीनों में आ रहा था, रबी में आ रहा था, खरीफ में आ रहा था और जायद में आ रहा था। कहां आ रहा था? दक्षिणी राज्यों में, हमारे इसमें उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण में, ठीक है ना, साउथ में। विश्व के कुल चावल उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ये पहला स्थान हमारी लाने की आदत जो है, इन चीजों में पता नहीं क्यों नहीं आती। हम जनसंख्या में चीन से टकरा गए, लड़ लिए उससे कि तेरा स्थान हम छीन कर रहेंगे, चीन देख लेना, और इस साल छीन लिया। बड़े दुख की बात है, चावल में हम दूसरे स्थान पर। मैं चीन को क्यों याद कर रहा हूं? क्योंकि वही है जो पहले स्थान पर है। किस स्थान पर? पहले स्थान पर। भारत विश्व का 22% चावल उत्पादित करता है, तो फिर वो 42% क्या था? सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, ये क्या है 22%? अरे अब समझो बात को, अब मजे वाली बात है ना। ये 42% तो हमारी जो कृषि है उसका 42% है, लेकिन पूरा जो संसार है उसमें जितना भी चावल पैदा होता है उसका 22% हम पैदा कर रहे हैं। मतलब हम यानी इंडियन। कौन पैदा कर रहे हैं? इंडियन। दूसरा स्थान लेके बैठे चावल में। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। बोए ज्यादा पश्चिम बंगाल में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं पंजाब में ज्यादा। चावल में ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिधर देखे उधर चावल ही बोया जा रहा है ना। चावल पता नहीं किधर किधर बोया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चावल है भाई साहब। आगे देखिए, अरे वाह, ये बेचारा कहां से आ गया। चावल जो है खत्म हो चुका है। 42% हमारे यहाँ का उत्पादन है, 22% पूरे विश्व का उत्पादन है। तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, कौन कौन सी किस्में हैं, कब बोया जाता है। दक्षिण राज्यों में रबी है, खरीफ है, जायद है, तीनों है। भारत के उत्तरी राज्यों में कौन सी है, मैं सब कुछ समझा चुका हूं। अब किसी ने भी अगर ये कह दिया कि हमें चावल समझ में नहीं आया, हमारे सर ने ये गलत कर दिया कि हमारे स्कूल में तो ये पढ़ाया जा रहा है, आप ये पढ़ाया जा रहे हो, चावल में इससे आगे कुछ भी नहीं, आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। सब कुछ निचोड़ के लेके आया हूं मैं, है ना। तो बोलो जय हिंद। क्या बोलोगे? जय हिंद। जिसको समझ में आ गया मैं समझ आऊंगा। वास्तव में जय हिंद बोल दिया बच्चे ने, समझ में आ गया, है ना। और एक बच्चा 5 लोगों को पक्का भेजेगा कि देख चावल पढ़ के देख, यहाँ पे क्या हमेशा बाजरा, गेहूं, मक्का, तुअर की दाल खाता रहता है। चावल के बारे में देख, भारत दूसरे स्थान पे। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। अब हम देखेंगे गेहूं। गेहूं जो है वो बड़ा प्यारा है। उत्तरी भारत वालों के लिए तो रामबाण बना हुआ है। ज्यादा गेहूं की रोटी चलती, उधर देखो चपाती, जिधर देखो चपाती। उधर ज्यादा चावल था, इधर ज्यादा गेहूं है। भारत की 2 मुख्य खाद्यान्न फसलें जिन्हें खाया जाता है
वो खाद्यान्न फसल होती है। जिसकी दाल बनाई जाती है वो दलहन फसल होती है। दाल में सिर्फ एक दाल नहीं होती है, सारी जो दालें होती है उसको दलहन प्लस फसल कहा जाता है। और जिन जिन फसलों से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहा जाता है। कभी भी तिलहन फसल में जो है अकेला तिल नहीं आता है, तिलहन फसल में सारी तिलहन फसलें जो तेल निकालने वाली होती है वो सब आ जाया करती है। गेहूं की अगर बात करें वो उष्ण आर्द्र में आ रहा था, लेकिन गेहूं जो है शीत और उष्ण में आ रहा है। यह भी ठंडा और गर्म है, शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। जलवायु यानी क्लाइमेट की बात ये कर रहा है। ये कह रहा है कि गेहूं शीतोष्ण में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल कह रहा है मैं उष्ण आर्द्र में होता हूं। दोनों में कंपेरिजन करते हुए चलेंगे हम। इसके लिए सामान्यतः तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो फिर बताओ उसको कितना चाहिए था? उसको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। इसको कितना? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बहुत अच्छा है बेचारा। इसको जो वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए थी। तो फिर बताओ उसको कितनी चाहिए थी? उसको जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होती थी। इसको कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर। चावल के बजाय गेहूं जो है वो पानी कम पी रहा है ना? पीता है कि नहीं पीता है? अगर चावल की तरह पीता तो पूरा जो भगोना होता है उसके पानी को सोख लेता गेहूं, लेकिन उतना नहीं पीता है गेहूं। गेहूं शीतोष्ण है और 10 से 15 सेल्सियस जो है तापमान चाहिए इसको, और 50 से 75 सेंटीमीटर। बताओ वो कौन सी फसल है जिसको 30 से 50 सेंटीमीटर की बारिश में ही वो पैदा हो जाती है? वो बाजरा है। बीच बीच में कुछ फसलों की बात करते हुए हम चल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि वो कौन सी फसल है जिसको 120 सेंटीमीटर बारिश चाहिए? अरे गन्ना भाई साहब, गन्ना। कितना जूस होता है उसमें, है ना? वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। जाड़े, ये जाड़ा है ठंड। जाड़े क्या है? ठंड। जाड़े के महीने में यदि 12.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। गेहूं बेचारा कहता है ठीक है भाई साहब, मैं 50 से 75 सेंटीमीटर में गुजारा कर लूंगा, मुझे चावल से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे उसके साथ माताफोड़ी नहीं करनी है। लेकिन जो है मैं जब गेहूं की जो फसल है जब पक रही होती है तो उससे थोड़ा सा पहले मुझे एक बार थोड़ा सा छांटा और लगा दो, थोड़े से पानी के छींटे और लगा दो। मुझे इतनी बारिश चाहिए होती है भाई साहब, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ दे दो। लेकिन 12.5 जो है ये अगर और हो जाती है सेंटीमीटर की वर्षा होती है तो ये फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। कब? जब ठंड पड़ रही है। ये माहुट की वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? जो भूमध्य चक्रवातों से आती है, माहुट की वर्षा। माउट की, देखो मेरा प्यारा सा गेहूं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? तो ये माउट की वर्षा होती है जो सर्दी में होती है और अक्सर गंगा और यमुना दोनों चला दिया करती है। ग्लेशियर जो होते हैं, हिम ग्लेशियर जानते हो ना, पहाड़ों से जब बर्फ पिघला करती है तो गंगा और यमुना बहने लग जाती है। तो ये माउट की वही वर्षा है जो बारिश करा देती है, ठीक है ना? हाँ, तो जाड़े के महीने में 12.5 फसल बहुत उपयोगी होती है। चावल के बाद गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। चावल खा के पेट भर गए, आप गेहूं खा रहे हैं, ठीक है, प्रमुख फसल है। भारत के विश्व का 13% गेहूं जो है भारत उत्पादित करता है। विश्व का कितना प्रतिशत? 13। बताओ चावल कितना? 22। चावल कितना? 22%। गेहूं कितना? 13। ठीक है, ये 6 पॉइंट जो मैंने बताया आपको समझ में आ गए। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो फिर 15 होगा वही ले गया फिर कौन? चीन। देखो, खाने वाली चीजों में तो हम उनसे पीछे हैं और खिलाने वालों में हम उनसे आगे। जनसंख्या में तो हम कौन? 1 नंबर पे। खाने वाली चीजों में उत्पादन में हम 2 नंबर पे और टक्कर लेंगे चीन से। चाइना ने बाइकआउट चाइना की टी शर्ट बनाई क्योंकि भारत में उस समय बाइकआउट चाइना चल रहा था कि चाइना की वस्तुएं मत खरीदो मत खरीदो। उस समय चाइना ने जो है लगभग 7-8 लाख टी शर्ट बनाई और भारत में उतार दी। पीछे लगा था बाइकआउट चाइना। क्या बात कर रहे हो, एक ही दिन में बिक गई सारी। मतलब बाइकआउट चाइना की टी शर्ट पहनो, चाइना बाइकआउट हो जाए। चाइना के मोबाइल में टाइप कर रहे हैं बाइकआउट चाइना। देखो हम कितने समझदार है भारतीय, आप खुद ही बताओ कितने समझदार है, ठीक है ना? हाँ, प्रथम स्थान चीन का है। देश की कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर गेहूं कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 14% भाग पर किसकी कृषि होती है? गेहूं की। मुझे बताओ चावल कितना था? 1/4 यानी 25% पे। ये 14 पर, वो पूरा योगदान 22% पूरे विश्व में कर रहा था, ये 13% ही कर रहा है। कंपैरिजन आना चाहिए आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। गेहूं और चावल में एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आप। अगर वास्तव में मुझे मानते हैं, वास्तव में बड़ा भाई अगर मानते हैं तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारा लिख के आना है ना? अगला सोचे यार ये वास्तव में खेती करता है या पढ़ता है, ठीक है ना?
बिल्कुल, उत्तर भारत में गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। उत्तर भारत में कब बोया जा रहा था? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अभी तो हम सारणी देख के आए है ना, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। दक्षिण भारत में सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है एवं दिसंबर जनवरी के मध्य काट लिया जाता है। इसका मतलब दोनों फसलों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ गए हम इस बात को। ठीक है, उष्ण जलवायु के कारण उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं कम समय में पक जाता है। देखो, उष्ण जलवायु के कारण उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं कम समय में पक जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि ये तो हमारा पूरा जो भारत है इस प्रकार से, ये तो हमारा है उत्तरी भारत। कौन सा है? उत्तरी भारत। इसमें क्या गेहूं जल्दी पकता है? कतई ही नहीं पकता है, क्योंकि जलवायु के कारण, उष्ण जलवायु के कारण उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं कम समय में पक जाता है। यह हमारा दक्षिण भारत है। और यहां अगर गेहूं की खेती है तो ये जल्दी पक जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब भारत में पूरे देश के अंदर गेहूं होते हैं, क्योंकि दोनों की बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ कम समय में पक रहे हैं, यहाँ जल्दी पक रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताओ काटने का समय अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? कई जगह तो ज्यादा जल्दी पक रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? कई जगह मिट्टी अलग अलग होती है। जैसे कपास जो होता है उसके लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ कपास जल्दी हो जाया करेगी, और जहाँ जलोढ़ मिट्टी है सिर्फ वहाँ कपास कम हुआ करेगी। तो उत्पादन मिट्टी पे डिपेंड करता है। मिट्टियाँ जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि मिट्टियाँ भी हम एक टॉपिक करेंगे अलग से इनको समझने के लिए। तो मिट्टियों में हम देखेंगे कि जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन में बोरोन के गुण होते हैं, और जो मिट्टी में बोरोन अगर पाया जाता है तो मिट्टी की जड़ें और डंठल जो होते हैं, फसल जो होती है, फसल की जड़ें और डंठल जो होते हैं वो मजबूत हो जाया करते हैं। यानी किसी भी फसल में अगर आप एप्पल खा रहे हो उसमें जो गुण है वो मिट्टी के गुण है। आप पालक खा रहे हो, उस पालक में जो गुण है वो मिट्टी के गुण है। आसमान से जो ऊर्जा ले रहा है उसके गुण है, तापमान के गुण है। तो जो गुण आते हैं फसल के अंदर या किसी भी फ्रूट के अंदर, वो मिट्टी प्लस ऊर्जा प्लस हवा सबके मिलकर आते हैं। अपने आप से तो बहुत कम रिजर्व रहता है। समझे मेरी बात को? तो भारत में हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव गेहूं पर पड़ा। देखो, हम कुछ क्रांतियां की थी भारत के अंदर। वो क्रांति नहीं जिसमें मंगल पांडे लड़ा था 1857 में। मैं उस 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें कमल का फूल और गेहूं की रोटी बांट के आए थे घर घर जाके। मैं उस कमल 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं जो असफल हो गई थी क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे। नहीं तो वो सफल हो जाती और वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। आज़ादी 1857 में मिल जाती। मैं जो क्रांति की बात कर रहा हूं, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल क्रांति की गई, और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी क्रांति की गई। तो ऐसी कई क्रांतियां हुई फसल को बढ़ाने के लिए। तो एक हुई थी हरित क्रांति, जो कई फसलों को, खाद्यान्न फसलों को बढ़ाने के लिए हुई, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा तो वो गेहूं पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूं उत्पादन बढ़ा उस समय। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है घटते क्रम में यहाँ पे दिखाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ? पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। मुझे बताओ यहाँ उत्पादक राज्यों में, यहाँ चावल की बात अगर हम करें तो कौन आ रहा था? पश्चिम बंगाल। लेकिन उत्पादन में ज्यादा क्षेत्र के हिसाब पर देखो, एक तो सिर्फ उत्पादन पश्चिम बंगाल चावल में, चावल की बात कर रहा हूं, गेहूं पर हम बात कर रहे हैं लेकिन समझाने के लिए। चावल जो है उसकी अगर बात करें तो चावल का जो उत्पादन है, किसका उत्पादन? चावल का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा करता है, नो डाउट। लेकिन जमीन कम और उत्पादन ज्यादा तो पंजाब। वैसे ही गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, उत्पादकता की दृष्टि से विभिन्न राज्य, लेकिन उत्पादित कौन कर देता है? पंजाब। दोनों में टांग अड़ा देता है पंजाब, दोनों में टांग घुसेड़ रहा है। ठीक है, फिर हरियाणा। देखो, किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से इतना किलोग्राम पैदा कर देता है, 5183 किलो, यानी लगभग 5 क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदा कर देता है। हरियाणा 49, यानी पंजाब के टच हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ गेहूं ज्यादा होते हैं, फिर गुजरात। जबकि उत्पादन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखे तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, लेकिन क्षेत्र कम और उत्पादन ज्यादा जब पंजाब। कंफ्यूजन कतई नहीं होना है, वहां आपको पश्चिम बंगाल और पंजाब याद रखना है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पंजाब याद रखना है। पक्का याद रख लोगे? ठीक है। भारत में 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्र को विभाजित करती है। यानी कि यहां बात को समझो आप, अगर 100 सेंटीमीटर से, कितने सेंटीमीटर से? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश है तो यहां पे क्या होंगे? चावल। और 100 सेंटीमीटर से
कम बारिश है तो यहाँ पे क्या होंगे, गेहूं। बस ये होगी ही नहीं होगी बिल्कुल। देखो गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित कर देती है। ये देखो ये विभाजित कर रही है, यहाँ पे पक्का कर रही है, बिल्कुल कर रही है, कोई डाउट नहीं है। गेहूं की प्रमुख किस्में, कल्याण हो जाता है गेहूं से सबका, है ना। या ना पद्मा है, ना कृष्णा है, ना जमुना है, ना रत्ना है, ना IR8 है, नहीं है ना। यहाँ पे कौन है, ओस है, ना अमन है, ना बोरो है। यहाँ पे कौन है, चावल की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे गेहूं की बात हो रही है। सबका कल्याण हो जाता है गेहूं से, क्या हो जाता है। और जिस सोनालिका के पास सोना हो उसकी कहना है क्या, गेहूं तो अपने आप में एक सोना है। गेहूं अपने आप में क्या है, सोनालिका, कल्याण और सोना। लेरमा, रोजो, हीरा, शेरा, सोनारा, 64, सोनारा 64, ये गेहूं की किस्म है। सर इनको कैसे याद करें, कल्याण हो जाता है चावल से, और जिस सोनालिका के पास सोना है उसका फिर कहना ही क्या, उसके पास तो हीरा है, गेहूं है तो हीरा है ना। सलमान वाला सेहरा है उसके पास। ये कैसे याद करो, आपको करना है ना। सोनारा 64, मैंने कोशिश किया, इसकी कोई ट्रिक बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, लेकिन 3-4 तो याद हो ही जाती है। गेहूं एक हीरा है भारत के लिए, गेहूं भारत के लिए सोना है, क्योंकि ज्यादातर जो है अधिकतर उत्तरी भारत में गेहूं ही होता है। गेहूं जो है सेहरा उसके केस में है, सोना उसके केस में है, कल्याण उसके केस में है, और वेराइटीज की बात हम कर रहे हैं, सोनालिका उसके केस में है, लेरमा और रोजो आपको याद रखना है। सोनारा 64, अगर IR8 बोल दूं तो चावल, सोनारा 64 बोल दूं तो आपको पता है क्या होगी, गेहूं हो जाएगी। तो फिर बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। ऐसा कोई बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे अगर आगे बात करें तो ये किस्में जो है ये हमेशा पूछी जाती है, और इनमें पूछा क्या जाता है, सीधा सीधा चावल की किस्में बताइए, गेहूं की किस्में बताइए, ऐसा नॉर्मल सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा था, ये हमने चावल की बात की, इसके बाद गेहूं की बात की, और खरीफ, रवि, जायद यानी कि फसल की जो ऋतुएं होती हैं उनकी हमने बात की, और इनमें एक एक चीज को हमने समझने का प्रयास किया। अगर हम डिवाइडेशन में खरीफ, रवि और चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो चावल करता है, फिर मूंगफली करती है, और फिर मक्का करता है। इनको आप साइड में अलग से लिख लेना। इसके बाद खरीफ, रबी और उत्तर भारत में कौन सी होती है, दक्षिण भारत में कौन सी होती है। बाकी जायद की फसल लगभग सब जगह सेम होती है, उसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। उसके बाद गेहूं और जो चावल है उनको एक पेज में कंपैरिजन करना है आपको कि कहाँ कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कितना तापमान इसको चाहिए, कितना इसको चाहिए। अगले लेक्चर में और मजेदार चर्चा हम इन पे करने वाले, और डिटेल से ऐसी 2 या 3 फसलें लेंगे जिनमें कंपैरिजन करेंगे। और फिर एक ऐसा लेक्चर भी हम लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि एक ऐसा लेक्चर ले जिसमें सारी फसलों को हम कंपेरिजन करें। एक तरफ चावल लिख दे, एक तरफ गेहूँ लिख दे, एक तरफ मूंगफली लिख दे, और किसको कितनी बारिश चाहिए, कितना तापमान चाहिए, एक सारणी आपके लिए मैं लेके आऊँ। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जो यहाँ तक देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी एक प्यारे से लेक्चर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।